जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हमने नीट के क्वेश्चंस का पार्ट 3 किया था, जिसके अंदर हमने किए थे 18th क्वेश्चंस। कितने किए थे? 18th क्वेश्चन। आज हम उससे आगे करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है। यानी कि लगभग 28 नंबर तक हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके नीट में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन 18th नंबर, हम वही करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 18 कि जल से संतृप्त वायु ठीक है, में जल वाष्प का मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, का आंशिक दाब क्या होगा? आंशिक दाब, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, का मोल फ्रैक्शन यदि 0.02 है, यदि संतृप्त वायु का कुल दाब 1.2 atm है, तो शुष्क वायु का आंशिक दाब क्या होगा? ठीक है, तो बताना है शुष्क वायु का यानी कि ड्राई एयर का आंशिक दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करें जल्द से जल्द, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात हुई है पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, अगर आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है ड्राई एयर का। किसका निकालना है? ड्राई एयर का। और मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया है पानी का, ठीक है। और टोटल आपको दाब दिया गया है 1.2 atm दिया गया है, ठीक है। तो P ऑफ H2O इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो P ऑफ H2O इज इक्वल टू P टोटल, क्योंकि आपके पास टोटल है, इस टाइम आपको P नॉट H2O निकालना है, यानी कि प्योर वाटर का आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो H2O आपको 0.02 इंटू P टोटल आपको 1.2 atm दिया गया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इसके डिवाइडिंग में और इसके डिवाइडिंग में 10, तो ये आ जाएगा 24/1000 इज इक्वल टू 0.24 आएगा ना, ये आएगा 0.24, इतना आपका आंसर आने वाला है। और पी ड्राई निकालने के लिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला होता है पी टोटल का, क्या P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर P ऑफ 1 क्या है हमारा, यहाँ पर P ऑफ 1 हमारा है, P ऑफ 1 तो हमारा H2O है, क्या है, PH2O प्लस P2 हमारा है ड्राई, और ये P टोटल आपका P टोटल है। आप क्या करो, ये ड्राई वाला इधर ही रखो, इसको इधर भेज दो, क्योंकि हमारे पास ये और ये गिवन है। तो निकाल लो P टोटल माइनस ऑफ PH2O इज इक्वल टू P ड्राई, ठीक है। P ड्राई, तो P ड्राई के अंदर पुट कर लो बस सब कुछ, P ड्राई
इज इक्वल टू पी टोटल कितना है 1.2 माइनस ऑफ 0.00024, ये है 024। ये देखिए पी ड्राई PH2O है ये। अब इसमें से माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे ये आएगा आपका 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 0.1, इतना होगा पी ड्राई यानी कि शुष्क वायु का प्रेशर, शुष्क वायु का पार्शियल प्रेशर। इतना आपका आंसर होगा, शुष्क वायु का पार्शियल प्रेशर। क्या किया हमने, हमें पी टोटल गिवन था और मोल अंश गिवन था, हमें निकालना था क्या, आंशिक दाब। आंशिक दाब का हमें पता है कि पी टोटल में हमें P1 और P2 की ज़रूरत पड़ेगी। P2 हमें निकालना था और P1 हमें पता होना चाहिए था। तो P1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर कर, क्योंकि हमें टोटल दिया गया था तो हमने मोल फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया, ये आ गया। ठीक है, आंसर आ गया, उसके बाद हमने इसमें पुट किया और अपना ड्राई हेयर निकाल लिया। देन ये आपका आंसर था। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 19th क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, बड़े क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में करवाता हूँ, कम क्वेश्चंस करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मिटा दे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि किसी तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोललता को 2 गुना कर दिया जाए, को 2 गुना कर दिया जाए, तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा। तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा। मान बताना है क्या होगा किसका, डेल्टा TF का, सॉरी KF का, KF का मान दिखाना है, क्योंकि अवनमन होता है डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट होता है आपका KF की वैल्यू क्या होगी, ये हमें उसमें बताना है कि KF क्या होगा। तो सबसे पहले ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कि यदि किसी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोललता को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो पहले है उससे 2 गुना कर दिया जाए, तो KF का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें इसको निकालना है, ये बताना है। तो सबसे पहले डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF, ठीक है, IKFM, ये होता है जहाँ पर डेल्टा आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर, KF का मतलब कांस्टेंट और M का मतलब मोलैलिटी। ठीक है, देखो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि KF जो होता है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है। KF किसकी प्रॉपर्टी होता है, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट को ही जमाया जा सकता है, सॉल्वेंट को ही जमाया जाएगा। सॉल्यूट ऑलरेडी हमारे पास सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में होता है, लेकिन लिक्विड को ज़्यादातर जमाया जाता है, तो इसलिए ये जो है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, यानी कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ये एक सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है KF, क्या KF, ठीक है, KF किस पर काम करता है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पर काम करता है। ठीक है, यह सिर्फ जो है पूरा का पूरा जो टेम्परेचर, यानी कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ KF पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, KF पर, सिर्फ सॉल्वेंट के।
ठीक है। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, के एफ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि के एफ भी क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इट डिपेंड ऑन ओनली सॉल्वेंट। डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, और यहाँ पर अगर आप सोल्यूट या मोलैलिटी बढ़ा देंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर करता है, ओनली सॉल्वेंट के ऊपर। तो सॉल्वेंट के ऊपर अगर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा है, जैसे आप डाल दो पानी, पानी का क्या के एफ होता है 1.86, ठीक है। उसके बाद आप कोई और डाल दो, उसका अलग होता है के एफ मान, उसका अलग। यानी कि बात किसकी है, सॉल्वेंट की बात है। अगर सॉल्वेंट डालोगे तो के एफ का मान बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर आप इसकी मोलैलिटी या वांट ऑफ फैक्टर कुछ भी बढ़ाते हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। यानी कि अगर एम बढ़ाया कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई नहीं, ठीक है। और अगर आई आया तो नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सॉल्वेंट अगर चेंज कर दोगे तो डिपेंड होते कि हाँ यार इसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। के एफ चेंज जरूर होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि घटेगा या बढ़ेगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। तो अगर आप मोलैलिटी को 2 गुनी भी कर देंगे तब भी के एफ नहीं बढ़ेगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला उसमें। क्या नहीं आने वाला? कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि के एफ का मान तो के एफ है। अगर आप मोलैलिटी को बढ़ा रहे हो तो उसमें के एफ का क्या रोल? कोई रोल नहीं, क्योंकि सारी की सारी डेल्टा टी एच, डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ के एफ के ऊपर। मोलैलिटी बढ़ाने से या वांट ऑफ फैक्टर बढ़ाने से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला के एफ पर, बस इतना याद रखो, ठीक है। हाँ, अगर आप के एफ या डेल्टा टी एफ बढ़ाते हो तब जाकर कोई फ़र्क पड़ सकता है आपका के एफ के ऊपर। लेकिन हाँ, अदरवाइज के एफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, के एफ का के एफ ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। के एफ एक फिक्स कांस्टेंट होता है, ना वो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो इसका मतलब था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पर, मिटा दे। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, और प्रबल बोला गया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड के एक तनु, यानी कि डाइल्यूट जलीय विलयन, जलीय विलयन के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है? जलीय विलयन के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये बताना है हमें कि जलीय विलयन के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर कंपाउंड पहचानना पड़ेगा कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बोला गया? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोला गया है? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बी ए बेरियम OH2, ये आपका बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वांट ऑफ फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितने पार्टिकल्स बने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, कितने पार्टिकल्स बने हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स बने हैं। और बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने खुद बोला है, ठीक है। पानी में पूरी तरह से ये
डिसोशिएट हो जाता है, पानी में पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसकी पूरी तरह से डिसोशिएशन का अगर रिएक्शन पता है तो आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो पूरी तरह से डिसोशिएट होगा तो ये इस तरीके से होगा, कैसे, बेरियम ऑक्साइड का डिसोशिएशन, डिसोशिएशन। तो Ba2 पॉजिटिव प्लस ऑफ OH2OH नेगेटिव, ये इसका पूरी तरह से क्या होगा, डिसोशिएशन होगा। क्या होगा, पूरी तरह से डिसोशिएशन होगा। अब देखो पार्टिकल्स, इधर कितने पार्टिकल, एक, इधर कितने, एक ये और दो ये, तो एक प्लस दो, तीन पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, तीन आ गई। देन सिंपल क्वेश्चन, कितनी आ गई आई की वैल्यू, तीन आ गई। ये आंसर था आपका। कितना होगा, बस आपको डिसोसिएशन रिएक्शन पता होनी चाहिए, और दूसरी बात डिसोशिएट करना आना चाहिए, डिसोशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर दो ओ एच थे, तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर ये वाला दो बचा गया नेगेटिव। ठीक है, तो अलग अलग हो गए। समझ आया इतना, कोई डाउट है, नहीं तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन भी ना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इसको लिखो या ना लिखो, समझ आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेंजीन 21, बेंजीन, बेंजीन और टोलुइन के 1:1 मोलर मोलर मिश्रण, मोलर मिश्रण के ऊपर वाष्प के संगठन यानी कि कंपोजिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मान लीजिए कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। ठीक है, और 25 डिग्री पर जो बेंजीन का वाष्प दाब होगा, बेंजीन इज इक्वल टू 12.8 इसका तापमान होगा, और KPa इसका टोलिन का वो कितना होगा, 3.85 है। अब इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस की पर बात नहीं करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास गिवन डाटा क्या क्या है। ठीक है, किसके पर डिपेंड ध्यान ज़्यादा देना है कि आपके पास गिवन डाटा क्या है। ठीक है, तो गिवन डाटा देखिए क्या क्या है। गिवन डाटा आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो गिवन है, बेंजीन का वीपी गिवन है, यानी कि वेपर प्रेशर। बेंजीन वीपी इज इक्वल टू, बेंजीन वीपी 12.8 kPa।
ये गिवन है। ठीक है, टोलिन का बीपी कितना, ये आपको गिवन है। ठीक है, दोनों गिवन है। और लिक्विड मिक्सचर, आपको दोनों का लिक्विड मिक्सचर 1:1 आपको गिवन है। 1:1 आपको गिवन है लिक्विड का। और मोल्स ऑफ बेंजीन आपको, अगर यहाँ पर मोलर मास इतना है तो मोल्स ऑफ बेंजीन का मतलब हो गया आपके पास कितने हैं, एक्स ऑफ बेंजीन 0.5 हो जाएंगे। 0.5 क्योंकि 1:1 है। 1 और 1 कितने हो गए, 1 और 1 हो गया 2, टोटल कितने हो गए 2। तो टोटल मोल्स इतने, और बेंजीन दोनों में से एक एक मोल किसका, एक मोल हो गया हमारा कि बेंजीन का, और एक मोल हो गया हमारा टोलियन का। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया है इसका। तो इसको करोगे डिवाइड तो दोनों का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो एक्स ऑफ टोलिन 0.25। अब कहोगे कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई भी डाउट ना रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अब बात करनी है हमें पार्शियल प्रेशर की, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालो पहले। दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कंपोजिशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पी ऑफ बेंजीन निकालो। बी लिख देता हूँ मैं इसको, बेंजीन का बी आ गया। ठीक है, बेंजीन निकालो पहले। पी ऑफ बेंजीन क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। देन आपके पास है पी बी 12.8 इंटू 0.5। ठीक है, आप इसको ऐसा करो, डिवाइडिंग में 10 लगा लो, इसके डिवाइडिंग में 10, डिवाइडिंग बाय 100 इंटू 5 का 4 हासिल ऊपर, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 है, 1 हासिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 6, 640। तो ये आ जाएगा आपका 6.40। कितना आ जाएगा, 6.40। ठीक है, 40 का मतलब 4 आ गया, बस 6.4 आ गया। ठीक है, और पी नोट ऑफ पी टी आपको निकालना है। पी टी आपका बनेगा पी नोट टी एक्स टी इज इक्वल टू, पी नोट टी आपके पास है 3.85 डिवाइडेड बाय 100 लगा ही लो पहले से, इनटू में आपके पास मोल फ्रैक्शन तो सेम ही है 0.5, इसको आप बना लो 5/10। ये आ गया 1000। इसको इससे करो, 5 5 से 25, 2 हासिल, 5 बटे 40, तो 42, 4 हासिल, 5 ये 15 और 4 19। ये आपके पास आ जाएगा 1.925। इतना आ गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो पी टोटल, क्योंकि आपके वेपर प्रेशर निकालना है ना, तो दोनों को निकालना पड़ेगा लिक्विड वाला, क्योंकि इसने बोला है वेपर प्रेशर, क्योंकि उसने विलियन के बारे में बोला है। ठीक है, मिश्रण के ऊपर वाष्प दाब, मिश्रण निकालना पड़ेगा, तो P1 + P2 B+T। ठीक है, तो कर लो भाई, आपके पास आया था 6.4 प्लस ऑफ 1.925, ये आया था। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 0.05, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5, यहाँ पर 2 का 2, 9 4 13, 1 आ गया यहाँ पर, ये आ गया 7 और एक 8, यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ पर 8.325। कितना आ जाएगा, 8.325 आ जाएगा।
अब वेपर फेस निकालना है, क्योंकि कंपोजिशन वेपर फेस से निकाल पाओगे। तो वेपर फेस का फॉर्मूला होता है, अब वेपर फेस निकालना किसका है, बेंजीन का निकालना है। किसका निकालना है, बेंजीन का निकालो। तो देखो वी बी वाई बी ऑफ पी टोटल, नहीं सॉरी, पी बी डिवाइडेड बाय पी टोटल, यही ना होगा, यही होगा, ठीक है ना। पी बी आपको दिया गया है 1.925 डिवाइडेड बाय 8325। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 0.23। यहाँ पे 1000 लगा लेना, यहाँ पर 1000 लगा लेना, दोनों के 1000 से 1000 कैंसिल आउट। अब इनको डिवाइड कर लेना 5 के टेबल पे, ठीक है। 5 के टेबल पर दोनों को डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.23। तो इतनी कंपोजिशन हमारी होगी, दैट्स द आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दो भाईजान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 6.5 ग्राम विले वाले घोल का वाष्प दाब 732 mmH है, ठीक है। और यदि के बी आपको 0.52 दिया है, तो इस घोल का क्वथनांक, इस घोल का क्वथनांक क्या होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक निकालो। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इसने बोला है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि शुद्ध पानी का वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब जो होता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का होता है, लेकिन हमें ये तो गिवन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस की जगह अब डिग्री टेम्परेचर है, ये तो हमें निकालना है। ये आपके पास होता है प्योर वाटर का 760, क्योंकि प्योर वाटर का हमें वाष्प दाब निकालना है, ना कि टेम्परेचर। और जो नॉर्मल पानी का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने वो बॉइलिंग पॉइंट लिखा, लेकिन यहाँ पर वाष्प दाब की बात हुई है तो 760 आएगा प्योर का, ठीक है। प्योर का इतना होता है। तो गिवन सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर जो दिया गया है, देखिए गिवन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 732 दिया गया है, लेकिन शुद्ध पानी का कितना है, इतना। तो दिए घोल का वाष्प दाब कितना है, 732 mm है, 732 mmHg है। कितना है, 732 mmHg है।
अब आपको बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि घोल का क्वथनांक यानी कि के बी निकालना है। क्या निकालना है? के बी। के बी तब निकाल पाओगे जब आपको इसका वेपर प्रेशर पता होगा। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए अब आपको चेंज इन वेपर प्रेशर तो पता ही होना चाहिए। तो चेंज इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में होता है हमारे पास। एक होता है पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इन टू इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन होता है सर। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, एक्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। तो 28, ये अगर आप इसको देखो तो ये बचेगा टोटल 28 बचेगा 760 में से। देख लो मैं लिख ही देता हूँ यार, कहोगे 28 कहाँ से आया फिर। 32 बटे आपके पास पी नोट आपके पास बचा हुआ है 760, तो ये आपके पास आएगा 28 बटे 760। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.0326 बचेगा। 0.0326 या 62 बचेगा शायद। 62, ये उल्टा हो गया था ना, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62। अब देखो रिलेशन विद मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका। इसका रिलेशन, ये जो फॉर्मूला है इसका रिलेशन जो होगा मोल फ्रैक्शन के साथ, क्या होगा, रिलेशन पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू पी नोट इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स ऑफ सोल्यूट। देन यही होता है एक्स ऑफ सोल्यूट, यही होता है। क्या होता है? एक्स ऑफ सोल्यूट। तो एक्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या आ गए, मैंने तो पहले ही बताया था वैसे आपको कि एक्स ऑफ सोल्यूट आपके पास आए 0.0362, सॉरी 2 है ना, तो 362 आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गई। क्या आ गई? मोल फ्रैक्शन है। यहाँ से आपको मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। टोटल वाटर जो है वो 100 ग्राम है। टोटल वाटर कितना? 100 ग्राम है। और टोटल मोल जो वाटर होता है उसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 18 होता है। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालो। कितना होगा? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू, सॉरी 118। तो आपके पास बचेगा 5.55। ये आपके पास इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब यूज़ करो मोल फ्रैक्शन के अंदर इसको। किसके अंदर यूज़ करो? मोल फ्रैक्शन के अंदर। क्योंकि आपको सॉल्वेंट के मोल्स पता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता है, तो यहाँ से सॉल्यूट के मोल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये सॉल्वेंट के निकला था यहाँ से। ठीक है, मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के। क्या निकालने हैं? मोल्स, क्योंकि सॉल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन पता है, सॉल्वेंट पता है। निकालो, कैसे भी निकालेंगे। देखो दो फार्मूलाज होते हैं मोल फ्रैक्शन के भी, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है और एक सिंपल सॉल्यूशन के लिए होता है जो डाइल्यूट नहीं होता। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला होता है हम वो यूज़ करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फार्मूला यूज़ होता है आपका, वो होता है एक्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट होता है, यही आपका नॉर्मल फार्मूला होता है। लेकिन डाइल्यूट के लिए क्या होता है, ये सोलवेंट, सॉरी ये जो डाइल्यूट के लिए जो फार्मूला होगा यहाँ पर सिर्फ सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूट हट जाएगा, सोलवेंट आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए सोल्यूट के मोल्स हम डिवाइडिंग में नहीं लिखते हैं। तो आपको एक्स ऑफ सोल्यूट पता है, नीचे आपके पास 55.5 है, 5.5 सॉरी। तो एक्स ऑफ सोल्यूट 3.62 इज इक्वल टू आपके पास है एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 5.55। इसको ऊपर भेजो 0.0, इसको ऐसे मत लिखो, अब ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय, इसके भी निकालो आप 100। अभी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लो भाई मल्टीप्लाई, क्या आएगा? हाँ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई किया आपने तो 0.24 आएगा, 0.204, ये आपके पास आंसर आएगा मोल्स। अब आपको निकालना क्या था, क्वथनांक निकालना था, डेल्टा टी बी निकालना था। क्या निकालना था, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैमरा हिल गया क्या, सही है, ठीक है। डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है वो के बी मोलैरिटी, यही होता है। तो के बी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर मोलैरिटी लगेगा ना कि मोलैलिटी, क्या लगेगा, आप लोग इसका मोलैरिटी से ही निकालो भाई, मोलैरिटी से निकालो। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, एन ऑफ सोल्यूट यानी कि 0.2 एम निकाल रहे हैं ना, तो 0.204 डिवाइडेड बाय आपके पास सोलवेंट केजी में चाहिए तो 0.1 केजी, यानी कि 1/1000 लगा लो भाई, ठीक है। यहाँ पर से आप इसको भी 1000 बना लो डिवाइडिंग बाय, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डिवाइडिंग वाला आंसर। क्या चाहिए, डिवाइडिंग वाला। और आपको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी इन सोलवेंट, सोलवेंट आपको केजी के अंदर चाहिए, इसको डिवाइड कर लो, हो गया। तो आपके पास बचा 204, एम की वैल्यू 204 एम आ गई, ठीक है। तो डेल्टा टी बी निकालना है, तो डेल्टा टी बी के बी का मान आपको 0.52 दिया गया है, ये 204 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी बी। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास डेल्टा टी बी आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, एक मिनट, हमारे पास 1000 1 डिवाइडेड बाय 1000, अगर इसको ऐसे ना लिख ऐसे लिख के तो 0.1 ही लिखा जाएगा ना फिर के जी के अंदर, तो यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ पर से 1000 ना डिवाइड होके यहाँ पर एक चलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.04, कितना आएगा 2.04, तो 2.04 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1.06, कितना बचेगा 1.06 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखना 2.04 को, ये मैं मिटाकर पॉइंट लगा देता हूँ, सिंपल आंसर आ जाएगा। इसको 100 में से माइनस कर लो भाई, जो आपके पास, माइनस क्यों करोगे, इसको डेल्टा टी बी निकालना है तो प्लस होगा ना, डेल्टा टी बी को 100 डिग्री सेल्सियस तो पहले से है, ठीक है। उस किसका है, ये किसका है, पानी का है, और ये आपके पास आ जाता है आगे का आंसर, तो 101.6 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस डेल्टा टी बी निकालने का एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे से थे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्यों कल करेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो कैमरा है वो हट रहा है, और बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते आज। कल का पार्ट हमें बनाना है, तो कल के पार्ट को बनाकर फिर हम एनडीए के क्वेश्चंस करेंगे जो सॉल्यूशन में आए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर से आए हैं, वो वाले एनडीए के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं नीट के क्वेश्चंस को, ठीक है। आज 22 क्वेश्चन हो गए, कल के क्वेश्चन 8 रहने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस हम कल करेंगे, फिर हम इस पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, हम अपने जो नीट के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे, फिर हम अ, उसके करके क्या कहते हैं उसको, एनडीए क्वेश्चन करके फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।